दिल्ली की सरहद पर पसरा तिहाड़ कारागार देश भर के अपराधियों के लिए डर और दमन का प्रतीक रहा है। ऊंची कंटीली दीवारें, 24 घंटे गश्त लगाते प्रहरी और भीतर छिपे न जाने कितनी कहानियां, कुछ सच्ची कुछ अफवाह, पर एक दहला देने वाला रहस्य ऐसा है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। कोठरी B13, जिसे जेल के कर्मचारी शापित कोठरी कहते हैं। कहानी का नायक अरुण यादव उत्तर प्रदेश पुलिस से स्थानांतरित होकर तिहाड़ जेल के ब्लॉक B का उपकाराधीक्षक बनकर आया। युवा, ईमानदार और विज्ञान निष्ठ अरुण को भूतों प्रेतों पर तनिक विश्वास न था। नए भवन का प्रभार लेते समय उसने फाइलों में एक असामान्य चीज देखी। कोठरी B13 आज तक स्थायी रूप से खाली दर्ज थी, जबकि बाकी सब कोठरियां भरी थीं। सर, उसे मत छेड़ना, अनुभवी प्रहरी जगमोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। वहां कुछ गलत है, अरुण मुस्कुरा दिया। कोई स्वास्थ्य कारण होगा, शायद वेंटिलेशन ठीक नहीं। पर जगमोहन की आंखों में छिपा भय सरल नहीं था। दस्तावेज टटोलते टटोलते अरुण को 1997 की एक रिपोर्ट मिली। कैदी रघुवीर सिंह, धारा 302, घटना रात्रि 2:17। कोठरी B13 में संदिग्ध मृत्यु का कारण स्वैच्छिक शिरोभंजन, अपना सिर बार बार पत्थर पर दे मारना। नोट: मौत से ठीक पहले कैदी जोर जोर से चिल्ला रहा था, वो मेरे भीतर घुस आया है। उसके बाद से उस कोठरी में भेजा गया हर बंदी या तो आत्महत्या कर बैठा या मानसिक संतुलन खो बैठा। अंततः जेल प्रशासन ने कोठरी सील कर दी। अरुण ने सुरक्षा ऑडिट के बहाने तय किया कि वह रात्रि पहरे के दौरान खुद ब्लॉक B का चक्कर लगाएगा। 28 जून की रात 1:45 गंगेरी हवा में वर्षा की गंध थी। सभी कैदी सो रहे थे। सिर्फ बल्बों की पीली झिलमिलाती रोशनी दीवारों पर गिर रही थी। जैसे ही वह कोठरी B13 के सामने पहुंचा, अजीब सी सिहरन रीढ़ से उतरकर तलवों तक फैल गई। सील की गई लोहे की सलाखें काली पड़ चुकी थीं, मगर भीतर गहरा अंधेरा यूं ठहरा था मानो रोशनी को निगल रहा हो। उसी क्षण कोठरी के भीतर से खनखनाती जंजीरों जैसी आवाज आई, झन 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 झन। अरुण ने टॉर्च का फोकस बढ़ाया। भीतर कुछ न था। वह आगे बढ़ गया, पर दिल की धड़कन सामान्य से तेज हो गई थी। अगली शाम कैदियों की गिनती हो रही थी। तभी कैदी नंबर 474 सलीम ने दौड़ते हुए अरुण का हाथ पकड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। साहब, कल रात कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा था, 13, मुझे बाहर निकालो। मैंने आंखें खोली तो दरवाजे के उस पार काला साया खड़ा था। अरुण ने सलीम को डट दिया, ये सनसनी फैलाओ मत। फिर भी भीतर कहीं न कहीं शक के बीज पड़ चुके थे। उस रात 3:12 पर कंट्रोल रूम के वायरलेस पर हड़बड़ाती आवाज गूंजी, सर, ब्लॉक B कॉरिडोर में कोई खुद को दीवार पर पटक रहा है, खून एवरीवेयर। अरुण भागा। घटनास्थल पर वही सलीम, सिर से खून टपकाता, दीवार से टकराता चिल्ला रहा था, वो मेरे भीतर है, निकालो निकालो। मिले जुले प्रयास से उसे इमरजेंसी कक्ष भेजा गया। सलीम की रूपरेखा ठीक वही थी जो 1997 के रघुवीर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज थी। घटनाक्रम को दबाने के लिए जेल अधीक्षक ने विशेष पुजारी और फोरेंसिक टीम दोनों बुलाए। आधिकारिक रूप से गैस लीक प्लस सामूहिक भ्रम का कारण बताया गया, मगर अनुभवी जगमोहन ने अरुण को अलग ले जाकर कहा, साहब, कभी सुना है पिशाच बाधा? जो व्यक्ति मरते वक्त घोर प्रतिशोध की भावना में होता है, उसकी अपवित्र चेतना घटनास्थल से चिपक जाती है। अरुण ने तर्क दिया, पर कॉन्फाइंड प्लेस थ्योरी और कार्बन मोनोक्साइड केसेस। जगमोहन ने हाथ उठाकर रोका, विज्ञान भी कभी कभी डर के आगे घुटने टेक देता है साहब। सलीम ICU में मृत्यु से जूझ रहा था। इससे पहले कि मीडिया को भनक लगे, जेल प्रशासन ने भैरवनाथ तांत्रिक को बुलाया, एक ऐसा साधु जो भूत बाधा मोचन के लिए कुख्यात था। भैरवनाथ ने कोठरी B13 के बाहर लाल रोली से एक त्रिकोण बनाया, मध्य में सरसों के तेल का दिया जलाया और चिल्का काली मिर्च झोंकी। मंत्रोच्चार शुरू हुआ, AUM ह्लीं क्लीं रघुवीर प्रेतात्मने स्वाहा। अचानक दिया नीली लौ में बदल गया। अंदर से दरवाजा खुद ब खुद धमाकों से हिलने लगा। दीवारों पर बंधी जंग लगी जंजीरें भयानक आवाज करने लगीं। तभी एक तेज चीख गूंजी, मानो किसी मिन्नत भरी रूह का विलाप, मुक्त करो वरना सब मरोगे। भैरवनाथ कांपते हुए पीछे हट गया।
यह साधारण प्रेत नहीं, क्रूर प्रेत है। पहले किसी ने इसे पीड़ित किया था, बदले में यह हर जीवित काया को अपना औजार बनाएगा। अब अरुण भीतर ही भीतर दो फाड़ था। एक ओर नियम कानून व मानसिक स्वास्थ्य की रिपोर्ट, दूसरी ओर भैरवनाथ और प्रहरी गण का अथाह डर। उसने आपात बैठक बुलाकर दो टुक कहा, मैं कल रात अकेला इस कोठरी में जाऊंगा, कैमरा और बायोमीट्रिक सेंसर से लैस होकर प्रमाण जुटाऊंगा। सबने मना किया, पर अरुण अडिग रहा। अगर डर के आगे झुकेंगे तो जेल बचेगी कैसे। 30 जून रात 12:40। सीसीटीवी लाइव फीड पर सारी निगाहें टिकी थीं। अरुण ने गोप्रो कैमरा, इंफ्रारेड लाइट और हार्ट रेट मॉनिटर पहन रखा था। वह धीरे धीरे कोठरी B13 की सील हटाकर भीतर घुसा। भीतर बदबूदार सीलन, सीमेंट उखड़ती दीवारें और फर्श पर धुंधली सी हथकड़ी के निशान। पर कुछ असामान्य न दिखा। वह फर्श पर बैठ कैमरा घुमाने लगा। तभी तापमान सेंसर ने गिरावट दिखाई, 28 डिग्री सेल्सियस से सीधा 11 डिग्री सेल्सियस। फिर एक फुसफुसाहट, अरुण सब क्यों आए। कमरे के एक कोने में काला सा धुआं इकट्ठा होने लगा, मानो परछाई को आकार मिल रहा हो। उस धुएं ने तेजी से मानवाकृति अख्तियार की, आंखें रक्त रंजित, चेहरा विक्षिप्त रघुवीर सिंह जैसा। अरुण हकबका गया। माइक्रोफोन पर सब सुन रहे थे, सांसों की तेजी, मशीन की बीप बीप। रघुवीर छाया गर्जी, कैदी तो मैं था, पर सजा तुम सबको दूंगा। मुझे निर्दोष होते हुए भी फांसी हुई, मेरा क्रोध जलता रहेगा। अरुण ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम निर्दोष थे मैं केस दोबारा खोलूंगा, पर ये खून खराबा रोको। छाया रुक गई। क्षण भर सन्नाटा, फिर धीरे धीरे वो आकृति सिकुड़ने लगी, मानो उसकी शक्ति संघनित हो रही हो। और फिर एक जोरदार विस्फोटक, ठंड से बल्ब फट गए, कैमरा ब्लैंक आउट और कंट्रोल रूम का फीड कट गया। जब ताला तोड़कर सुरक्षाकर्मी अंदर पहुंचे, अरुण बेहोश पड़ा था, पर जिंदा। कमरे की दीवार पर ताजा खून से एक वाक्य लिखा था, मुझे न्याय दो वरना तिहाड़ लहू से भीग जाएगा। होश आने पर अरुण ने निर्णय लिया, 1997 के रघुवीर केस की फाइल दोबारा खोलेगा, सबूत जुटाएगा और अगर सचमुच फंसाया गया था तो अदालत में रीट याचिका दायर करेगा। 3 महीने की जांच के बाद पता चला रघुवीर पर लगे गवाह झूठे थे। जांच अधिकारी ने रिश्वत ली थी। कोर्ट ने पोस्ट ह्यूमस एक्विटल, मरणोपरांत बरी का आदेश दिया। उसी रात अरुण जगमोहन संघ कोठरी B13 गया। अरुण ने फाइल की प्रतिलिपि सलाखों के भीतर रख दी और धीमे स्वर में बोला, तेरा न्याय हो गया, अब शांति से जा। तभी कमरे में हल्की सी हवा चली, दिया स्वयं जल उठा और मनहूस ठंडक गायब हो गई। जगमोहन बोला, लगता है रघुवीर ने तिहाड़ छोड़ दिया साहब। कोठरी B13 को अगले सप्ताह सामान्य कैदियों के लिए खोल दिया गया। तब से वहां कोई आत्महत्या या पागलपन की घटना दर्ज नहीं हुई, परंतु कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात उस कोठरी की दीवार पर रत्ती भर लाल धब्बा उभर आता है, मानो रघुवीर याद दिला रहा हो कि अन्याय का अंधेरा मिट भी जाए तो निशान कभी पूरी तरह नहीं धुलते।